Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination wherein we'll be doing 10 MCQs a day. ये अभ्यास सीरीज है, इसमें हम लोग 10 MCQs करेंगे एज पार्ट ऑफ विच आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं लेबर लॉस, उसमें इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 ये करेंगे. Now, when it comes to the importance of this series, why is this important? So, when we look at UPSC EPFO examination, be it AO और EO या फिर APFC, दोनों पोस्ट के लिए लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस 15 प्लस क्वेश्चंस इसी टॉपिक्स में से आते हैं, इसी सब्जेक्ट में से. एंड विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंस एसोसिएटेड विद इट. अगर आप बेसिक्स भी सही से पढ़ लोगे, सही से आप रिवाइज कर लोगे तो 10 प्लस क्वेश्चन तो बहुत आराम से आप निकाल लोगे. ओके, सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज एसोसिएटेड विद इट एंड हाई स्कोरिंग पोटेंशियल एज वेल. सो तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस सीरीज डिलीजेंटली सो दैट आपका एक रिविजन भी हो जाएगा एंड एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा बिकॉज ऑल वी आर डूइंग हियर इज टेकिंग यू थ्रू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेड टॉपिक. ठीक है, तो विद दिस इंट्रोडक्शन तो आज हम लोग करने वाले लेबर लॉस इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर कम्स. A textile manufacturing unit in Madhya Pradesh employed 90 workers last year. ठीक है, the state government after giving a notice of 2 months decides to bring the unit under the purview of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. Is the government's action valid under this act? Now when it comes to the Industrial Employment Standing Orders Act 1946, in simpler terms, इसमें कोई भी establishment में जो भी rules and regulations follow करना है, ओके, ऑल दैट एक जगह पे कंपाइल करके एंड इट शुड बी दैट शुड बी मेड विजिबल टू द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग देयर. एंड ये ट्रेड यूनियन के साथ मिल के डिसाइड करके ही मैनेजमेंट करती है किस तरह से लाइक कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगी एम्प्लॉयज़ की, या फिर उनके वर्किंग आवर्स टाइमिंग्स क्या है, शिफ्ट्स किस तरह से होंगे. ओके, ऑल दिस किस तरह का डिसिप्लिन उनको फॉलो करना पड़ेगा जब वो आएंगे एस्टेब्लिशमेंट है, उस तरह से सारे इस स्टैंडिंग ऑर्डर्स में होंगे. कई बार मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बेसिस पे भी ये होंगे कि एक वो गवर्नमेंट एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक अपना एक आउटलाइन दे देती है कि इनके बेसिस पे आप स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना सकते हैं. मतलब इनके मॉडल के बेसिस पे आप अपना जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर से बना सकते हो करके. सो इसमें 100 प्लस जहाँ पे भी वर्कर्स है वहाँ पे ये अप्लाई होता है. बट येस, जहाँ पे कम भी है देर ऑल्सो विथ अप्रोप्रिएट नोटिस, लाइक यहाँ पे जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया वैसे कर सकते हैं. सो हियर if you look at the answer, yes, it is valid. The government has a power to extend the act to establishment fewer than 100 workers with proper notice. और वो कितना 2 months का नोटिस इन्होंने दिया तो ऑब्वियसली वो कर सकती है. So B is the correct answer here. Okay, moving on to our next question. An employer starts operations in a new industrial establishment where the Industrial Employment Standing Orders Act 1946 becomes applicable. ठीक है, वहाँ पे वो स्टार्ट किए हैं एंड एप्लीकेबल है. व्हाट मस्ट द एम्प्लॉयर डू विद इन 6 months रिगार्डिंग द स्टैंडिंग ऑर्डर्स. ना जब भी किसी कंपनी एक न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अगर वो इस पर्टिकुलर एक्ट के परव्यू में आता है तो इन दैट केस विद इन 6 months द एम्प्लॉयर, किसने भी स्टार्ट किया है ये यूनिट, he has to submit 5 copies of the draft standing orders covering applicable matters in the schedule along with a statement of workers details including union affiliations to the certifying officer. Now ये certifying officer after due diligence पूरा फॉलो करके सब देख के अगर सब सही है तो he'll release a certificate कि yes this is what आपके जो standing orders है वो अप्रूव्ड है करके. ठीक है, so moving on to our next question. What is the typical designation of the certifying officer under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946? अभी हमने बोला कि वो 5 कॉपीज़ वहाँ सबमिट करेंगे ना, अपने ट्रेड यूनियन के डिटेल्स भी देंगे, ये सब उनसे डिस्कस करने के बाद ही ये रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे करके एवरीथिंग दैट वुड बी मेंशन्ड इन द स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट. ओके, हमने ये भी बोला है कि सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास जाएगा ना, हु इज़ दिस सर्टिफाइंग ऑफिसर एज सच, ये यस this person would be none other than the labor commissioner or the regional labor commissioner. ठीक है,
Moving on to our next question, a trade union is dissatisfied with the certified standing orders issued by the certifying officer, क्योंकि उनके पास जाने के बाद हो सकता है उन्होंने कुछ करेक्शंस किया हो, ठीक है. नाउ यू ट्रेड यूनियन को पसंद नहीं है, दिस इज़ नॉट वी वांट, जो हमने डिस्कस करके अपने मैनेजमेंट के साथ जो भेजा, दैट हैज़ बीन सर्टिफाइंग ऑफिसर ने कुछ उसमें चेंज किया है या फिर मैनेजमेंट ने कुछ किया होगा. नाउ व्हाट इज़ द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट. ठीक है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन, आपको सेक्शन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि पर्टिकुलर सेक्शन में क्या प्रोविज़न है. ओके, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, अदरवाइज यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, लेकिन आपको प्रोविजन से याद रखना पड़ेगा. यहाँ प्रोविज़न क्या है, अगर यूनियन डिससेटिस्फाइड है तो उसमें करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है. सो इन दिस केस they can file an appeal with the appellate authority within 30 days of receipt of the certified copy. मतलब ये जो लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर के ऊपर जो भी appellate अथॉरिटी होगा, उनको 30 डेज़ के अंदर जब ये सर्टिफाइड कॉपी इनके पास आएगा, विद इन 30 डेज़ फ्रॉम दैट डेट, मतलब 1 मार्च को हुआ तो विद इन 31 मार्च उनको वो अपील कर सकते हैं कि नहीं, हमें ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है. Moving on to our next question. A company's draft standing orders were modified by the appellate authority after an appeal by the workers union. Now within 30 days वो गए हैं appellate authority के पास. Now appellate authority ने they have sent the final copy of its final order to the employer and the trade union on 1st March 2025. Now from which date will the standing orders legally come into effect? Okay. ना उन्होंने भेज दिया, appellate authority ने बोला ठीक है मैं चेंज कर रहा हूँ, वॉट एवर बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट एंड द वेट जो उनका आर्ग्यूमेंट में है, बेस्ड ऑन दैट उन्होंने एक फ़ाइनल वाला ऑर्डर रिलीज़ किया है. वो 1 मार्च को रिलीज़ किया था. ओके, सेंड द कॉपीज़. नाउ वेन एवर इट इज़ रिसीव्ड विद इन 7 days द स्टैंडिंग ऑर्डर्स विल लीगली कम इन टू इफेक्ट. सो 1 मार्च को आया, मतलब ये 8 मार्च को लीगली इफेक्ट हो जाएगा. एंड दिस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहाँ पे उन्होंने 7 days के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसी के ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन पूछा, सो दैट आपका एक प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन दैट एन एम्प्लॉयर मे फेस फॉर फेलिंग टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स और मेकिंग मॉडिफिकेशंस अदरवाइज than in accordance with the provisions of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. सो हमने देखा है विद इन 60 days वो अपना डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा इन प्रॉपर फॉर्मेट एक्सेट्रा, जो ड्राफ्ट है स्टैंडिंग ऑर्डर्स या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए बोला है सर्टिफिकेशन ऑफिसर ने, वो सर्टिफाइंग ऑफिसर ने वो करना पड़ेगा. अगर इन दोनों में से एम्प्लॉयर कुछ नहीं कर पाया, इन दैट केस ही विल फेस अ मैक्सिमम फाइन ऑफ ₹5,000. ठीक है, दैट उनके ऊपर फाइन लगेगा फॉर दैट. Moving on to our next question. A factory has 5 departments and employs workers who understand both the Hindi and English. Now the employer has recently received the certifying standing orders. According to Section 9 of the Industrial Employment Standing Orders Act, where should the employer display the standing orders? कहाँ पे उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा? स्टैंडिंग ऑर्डर्स स्टार्टिंग में ही मैंने समझाया है, जब भी होगा दैट हैज़ टू बी डिस्प्लेड सो दैट ईच एंड एवरी एम्प्लॉई हु इज़ वर्किंग, उनके लिए विजिबल रहना चाहिए वो, बिकॉज दैट इज़ वॉट दे हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन एंड वर्क देयर. सो हियर ऑलवेज इट शुड बी एट द एंट्रेंस एंड इन एवरी डिपार्टमेंट वेयर द वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द मेजॉरिटी लैंग्वेज. अगर वहाँ मेजॉरिटी लैंग्वेज हिंदी है तो देन डेफिनेटली हिंदी में उसको मेंशन करना पड़ेगा, एंड इंग्लिश एज वेल, क्योंकि और भी है, बट मेजर लैंग्वेज में उसको कंपलसरी करना पड़ेगा. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. An IT company in Maharashtra received final certification of its standing orders on 1st Jan 2025. On 1st April 2025, the management proposes modifications without any agreement with the trade union. Can the modifications be made under the act? Okay. Now, Maharashtra में एक IT company ने किया है इस तरह से. But here in this case, जब भी कोई स्टैंडिंग ऑर्डर्स फाइनल सर्टिफिकेशन आता है, फिर से नेक्स्ट चेंज करने के लिए उनको एटलीस्ट 6 months का वेट करना पड़ेगा. अदरवाइज जैसे महाराष्ट्र है, कुछ और स्टेट्स, तमिलनाडु है, कुछ और स्टेट्स है इंडिया में, उनके अपने खुद के मॉडल व्हाट यूज स्टैंडिंग ऑर्डर्स है. ऐसे स्टेट्स में ये 6 months वाला जो मॉडिफिकेशन है ये लागू नहीं होगा. अदरवाइज
दैट वुड बी एप्लीकेबल। अब अगर यहाँ महाराष्ट्र के अलावा कुछ और स्टेट है जहाँ पे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर स्टेट ने खुद दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दैट केस वो दे हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, ओनली आफ्टर दैट दे कैन मॉडिफाई। एक बार लागू होने के बाद फिर मॉडिफिकेशन 6 मंथ्स के बाद ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में उनके खुद के मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के वो है स्टेट का, सो फॉर दैट इन दैट केस दे कैन चेंज where the modification provisions do not apply। ठीक है, yes, moving on to our next question। A workman is suspended pending an inquiry into alleged misconduct according to section 10A of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946। what is the correct rate of subsistence allowance if the suspension lasts more than 90 days and the delay is not attributable to the workman। see, जब भी because स्टैंडिंग ऑर्डर्स में कुछ ऐसा है, कुछ रूल ऐसा है जिसने इसने फॉलो नहीं किया है, सो सस्पेंशन कर सकते हैं। एंड वो अथॉरिटी के पास जाता है कि देखिए यहाँ पे एलिगेड मिसकंडक्ट के बारे में हो रहा है, तो वो इंक्वायरी हो रही है। और जब इंक्वायरी हो रही है तो सब्सिस्टेंस अलाउंस तो मिलना चाहिए उसको, ताकि ही कैन रन हिज फैमिली। सो फॉर दैट फॉर द फर्स्ट 90 डेज के लिए 50% ऑफ हिज वेजेस कैन बी प्रोवाइडेड टू हिम। ओके, अगर वो इंक्वायरी 90 डेज के ऊपर गया एंड इसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, वो एम्प्लॉयर ही बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है या इंक्वायरी ऑफिसर ज़्यादा टाइम ले रहा है, इन दैट केस आफ्टर 90 डेज 75% ऑफ हिज वेजेस शुड बी गिवन। सो हियर 75% ऑफ द वेजेस आफ्टर द फर्स्ट 90 डेज के लिए 50% ऑफ द वेजेस, उतना सब्सिस्टेंस अलाउंस देना पड़ेगा वर्कर को, सो दैट ही कैन सर्वाइव। ठीक है, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फेल्ड टू सबमिट इट्स ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन अंडर द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। नाउ द नॉन कंप्लायंस कंटिन्यूड फॉर 10 days। what is the maximum penalty the employer may face? yes, सी, जब भी ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स सबमिट नहीं कर पाता है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लाइन, द इन दिस केस द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको 5,000 रुपीज़, हमने पहले देखा था 5,000 रुपीज़ फाइन भरेगा। एंड और भी लेट होगा तो एवरी डे 200 के हिसाब से फाइन भरना पड़ेगा। 200 इंटू 10 2000, सो 5,000 प्लस 2,000 फॉर कंटिन्यूड ऑफेंस। तो हमने एक क्वेश्चन किया था उसके ऊपर, ये थोड़ा एक्सटेंडेड वाला है, अप्लाइड वाला क्वेश्चन। Okay, so moving on to our last question for today। an employer continues to violate the certified standing orders despite repeated warnings। ठीक है, वो नहीं कर रहा है। after 4 days of non-compliance the labor inspector decides to initiate prosecution। now what is the correct legal procedure? मतलब कितनी बार भी बोले वो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है एंड इन्होंने देखा है, सो आफ्टर 4 days ऑफ नॉन कंप्लेंस द लेबर इंस्पेक्टर ने सोचा कि दे हैव टू इनिशिएट द प्रोसिक्यूशन। नाउ करेक्ट लीगल प्रोसीजर क्या है? ओके, व्हेनेवर इन सच केसेस इफ दिस हैपेंस, always the labor inspector he has to take approval from the appropriate government and trial must be before a court of at least second class magistrate। उनके पास वो प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सकते, मतलब कोर्ट में केस डाल सकते हैं। ठीक है, बट अगेन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकता है ये लेबर इंस्पेक्टर। ठीक है, सो ये है हमारा। आई रियली होप दैट यू हैव लाइक दिस सेशन, द क्वेश्चंस एक्सेट्रा। नाउ बिफोर वाइंडिंग अप एक छोटा सा अनाउंसमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ एड्यूटैप। जी, एड्यूटैप ने ऑलरेडी उन बच्चों के लिए जो टारगेट कर रहे हैं द अपकमिंग यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्ज़ाम और ईओ और एओ एग्ज़ाम फॉर द ईयर 2025, उनके लिए 3 मेजर कोर्सेज लॉन्च किया है, मतलब अब उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जैसे कि मास्टर कोर्स है ना, ये उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा जो 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट की तरह चाहिए, उनको सारे सब्जेक्ट सारा कंटेंट एक ही जगह चाहिए। एंड हियर द कंटेंट वुड बी प्रोवाइडेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ PDFs, रिकॉर्डेड वीडियोस, आपको कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस, एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड टू यू। अलॉन्ग विद दैट वीकली आपको लाइव क्लासेस भी होंगे एंड वीकली स्ट्रैटेजी क्लासेस भी होंगे जो कुलदीप सर लेंगे एंड ही विल टेक यू थ्रू कि आपको किस तरह से इतना कंटेंट जो मिला है आपको इसमें आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड फॉर द बेनिफिट।
ठीक है। अब दूसरा कोर्स है उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि एक आधे कोर्सेज़ का हमें कंटेंट चाहिए, बाकी हम लोग खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़, उसके लिए हमें कोर्स चाहिए, हम अटेंड करेंगे। लेकिन बाकी जो पॉलिटी है, बाकी है, वो मैं पढ़ लूँगा। उन बच्चों के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें उस पर्टिकुलर कोर्स के कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। अलॉन्ग विद दैट जो चैप्टर क्विज़ेस है, दैट ऑल्सो वुड बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। नाउ तीसरा कोर्स आता है टेस्ट सीरीज़ का। नाउ ये उन बच्चों के लिए है, वो इधर खुद से पढ़ रहे हैं या फिर रिपीट दे रहे हैं इस बार एग्ज़ाम। तो उनको ये लगता है कि हमारा तो प्रिपरेशन हो गया, लेकिन अगर हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, विल प्रैक्टिस एंड ऑल दैट। सो फॉर देम दे कैन टेक अप दिस टेस्ट सीरीज, मतलब रियल एग्जाम फील के साथ आपको ये मिलेगा, एंड यू कैन अटेम्प्ट एंड टेस्ट योर नॉलेज, एंड उससे एक आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड गुड गुड रिविजन भी हो जाएगा। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज़ द कोर्स, एंड इसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू एनी ऑफ द पर्सन्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स मेंशन है, ठीक है। सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन। थैंक यू वेरी मच, जो आप बहुत पेशेंटली इसको देख रहे थे, एंड आपकी जो भी क्वेरीज है यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस ऑन एनी ऑफ दिस एवेन्यूज़। आप तो या तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या फिर मेल लिख सकते हो, ओके। यस, थैंक यू वेरी मच, एंड आपके कुछ क्वेरीज है तो यू कैन ऑलवेज लीव अस द कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, जो देख के मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आंसर कर दूँगी। सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप। थैंक you very much. I really hope that you have liked this session. See you all soon with the next session very soon. Thank you. Thank you once again and all the best.